Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, हमारे साथ एक कमोडोर एस बहल, समीर चौंगर साहब, विजय त्रिवेदी जी, सुरेंद्र त्रिपाठी जी हमारे मेहमान बने हुए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकवादी हमला हुआ। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक न्यू नॉर्मल सेट किया। अब अगर भारत पर कभी कोई टेरर अटैक होता है तो भारत की सेना घुसकर मारेगी। इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, जैसा कि 7 मई को भारत की फौज ने किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार अभी सरकार को घेरने की कोशिशें हो रही हैं। इसको एक चुनावी मुद्दा और एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। कभी नरेंद्र सरेंडर ये डायलॉग कहा जाता है, कभी कितने विमान गिरे, कितना नुकसान हुआ, राफेल गिरा कि नहीं गिरा, इसकी जानकारी मांगी जाती है। अब एक नया विवाद। इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास के एक सैन्य अफसर कैप्टन शिव कुमार एक सेमिनार में बोल रहे थे। उन्होंने वहां जो बातें कही उनको उठा करके इस पर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी खड़ी की गई। उस सेमिनार में कैप्टन शिव कुमार ने यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को तबाह करने का आदेश दिया गया था, न कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने का, या उनके एयर डिफेंसेस पर हमला करने का, या पाकिस्तान की एयरफोर्स या सेना को निशाने पर लेने का। हमारा मकसद केवल एक था, हमें जो एम दिया गया था वो केवल एक था, इन आतंकवादी अड्डों पर आप प्रहार कीजिए। लेकिन एक कंस्ट्रेंट था कि हम सीधे पाकिस्तान की सेना को एंगेज नहीं करना चाहते थे और इस वजह से हमारे कुछ जेट्स का नुकसान हुआ। यह बात कहने वाले वो कोई पहले व्यक्ति नहीं है। यह बात भारत के सीडीएस कह चुके हैं। ये बात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो अफसर थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं कि जंग है, नुकसान होता रहता है, मुद्दा ज़रूरी है कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किया या नहीं किया। तो वो बात बिल्कुल साफ है, दुनिया मानती है भारत ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर पूरे कर लिए थे। लेकिन अब जो इन्होंने बात कही और इन्होंने जो एक लाइन बोली कि ये पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हमारे कुछ जेट्स गिरे, तो अब ये एक सियासी मुद्दा बन गया है। अब कांग्रेस पार्टी फिर ये सवाल पूछ रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की सेना के हाथ क्यों बांधे हुए थे? क्या पॉलिटिकल आदेश की वजह से, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स की वजह से भारतीय सेना का नुकसान हुआ, भारत का नुकसान हुआ? और अब इसका जवाब भारतीय जनता बीजेपी एनडीए की सरकार दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दें। तो आप सबसे पहले तो वो हिस्सा ही सुन लीजिए जो उस सेमिनार में हमारे जो ये सैन्य अफसर थे कैप्टन शिव कुमार, इन्होंने क्या बातें कही थी। There was the issue of separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, which was not undertaken earlier because the constraints given by the political leadership was to only target the terrorist camp. However, still it went on, and so what news we know, I may not agree with Tommy when he says that India lost so many aircrafts and all that. But we all can agree that whatever losses was mentioned, it only speaks about 7th of May. But this skirmish went on till 10th of May. So what happened on 8th of May, 9th of May, and 10th of May this is what happened. So there was complete air superiority, and there was separation of enemy air defense undertaking. उन्होंने केवल इतनी बात कही कि भाई हमें पहली 6-7 तारीख को हमें आदेश था आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने का, इसलिए जो नॉर्मल किसी, अगर हम जंग में जाते तो पहले आप दुश्मन की एयर डिफेंसेस पर प्रहार करते हैं ताकि आपको एयर सुपीरियरिटी मिल सके। हमने उस वक्त वो नहीं किया था, इस वजह से हमारे ऊपर खतरा ज़्यादा था। ये बात उन्होंने कही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पहली बार वो ये बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन कैप्टन शिव कुमार के इस बयान को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना लगाया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पहले सीडीएस ने सिंगापुर में महत्वपूर्ण खुलासे किए, अब वरिष्ठ रक्षा अधिकारी इंडोनेशिया में ऐसे दावे करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने और विपक्ष को विश्वास में लेने से इनकार क्यों कर रहे हैं? संसद के विशेष सत्र की मांग आखिर क्यों खारिज कर दी गई है? तेरे एयर कमांडर साहब, जो उन्होंने बात की, इसमें कुछ रहस्योद्घाटन, कोई नई बात सामने आने जैसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखिए जो कार्यपूर्ण, जो बहुत ही डास्टर्डली अटैक किया था पाकिस्तान जनरल आसिफ मुनीर ने टीआरएफ और एलईटी का हेल्प लेते हुए पहलगाम के अंदर, तो हमने उसका क्या रिस्पांस देखा? क्या हम जाएं रशिया यूक्रेन की तरह कि हम 3 साल तक बस लड़ते ही रहे वहां पे और बाहर ही ना निकल पाए?
या फिर हमारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो हम अचीव कर सकते हैं और जो एक क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन दें कि कोई भी आतंकी हमला जो भारत के अंदर होगा उसका जवाब बहुत स्ट्रांगली दिया जाएगा। तो किसने अटैक किया था? टेररिस्ट ने अटैक किया था, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू वो हुआ था। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो हमने 9 टारगेट्स चूज किए थे, जिसके अंदर हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर कवर होते थे, और उस टारगेट्स पे हमको प्रॉपर इंटेलिजेंस थी, प्रिसाइज इंटेलिजेंस थी कि इसके अंदर आतंकवादी हैं। तब हमने उनको चूज करके, और जो हमको दिया गया था ऑर्डर की अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, वो हमने अचीव किया हर हालत के अंदर, जो कि हर सोल्जर करता है, क्योंकि उसके लिए मिशन सबसे ऊपर होता है। नहीं, लेकिन वो जो लाइन है ना, इसमें मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। हमारा रिस्पॉन्स क्या था? मेजर्ड, प्रोपोर्शनेट एंड रिस्पॉन्सिबल, यानी कि नॉन एस्केलेटरी था। हम नहीं चाहते थे कि यह युद्ध वो रशिया यूक्रेन की तरह चला जाए, और हमने मिलिट्री टारगेट्स को नहीं टारगेट किया, सिविलियन टारगेट्स को नहीं टारगेट किया, हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया और 100 लोगों को मारा। सर देखिए, वहां एक शब्द उन्होंने ये इस्तेमाल तो किया, वो हमने भी सुना, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट जी। कि हमारा पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट ये था कि आपको केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना है जी। तो क्या इससे कोई खतरा बढ़ गया था? वायुसेना के हाथ बंद गए थे क्या? देखिए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट इज द गोल एंड वॉर इज ओनली अ मींस ऑफ अचीविंग इट। ये क्लॉजविज ने कहा था, मैंने नहीं कहा, बहुत बड़े थिंकर थे। तो जब वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था, हर वॉर में पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट होते हैं। क्यों कंस्ट्रेंट था? वो रीजन मैं दे रहा था। कंस्ट्रेंट इसके लिए था कि हमारे प्रधानमंत्री चाहते थे कि ये हम आतंकी ठिकानों को हिट करें, हमें इसे एस्केलेटरी नहीं बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहते थे। और नॉन एस्केलेटरी बनाते हुए जब हमने हमले किए और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया हमारी मिलिट्री एसेट्स के ऊपर या हमारे सिविलियन गुरुद्वारे, मंदिरों और चर्चेस के ऊपर, तब हमने अटैक किया उनके बेस, एयर बेसेस और रेडार। और सबसे पहला ऑपरेशन जो हम करते हैं वो हमेशा सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, यानी कि उनके रेडार्स, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स पे हमला करते हैं ताकि वो हमको ना रोक सके, हमारे ऊपर कोई भी एट्रिशन ना कर सके, और हम जाके फिर दुश्मन को बताते हैं। क्या हमने वो किया? बिल्कुल किया। क्या हमने पाकिस्तान को 90 घंटे के अंदर घुटनों पे टेका कि नहीं टेका? टेका हमने। तो हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स प्रूव किए। और मुझे ये बात, भारत ने सारे ऑब्जेक्टिव पूरे किए, इसमें कोई शक नहीं जी। और ये बात भी उन्होंने बड़ी साफ बोली, जो आगे जो नहीं बताया जा रहा है या जो भी इस पर राजनीति करना चाहते हैं, कि आपने 8, 9 और 10 को क्या किया। हमें तो जो भी नुकसान हुआ वो 7 तारीख को हुआ। बिल्कुल। 8, 9 और 10 को तो आप उनके आसमानों पर खुले आपकी मिसाइलें चल रही थी और वो रोक नहीं पा रहे थे। हमने अपने आप को अपने देश के अंदर रखते हुए उनके कोई भी टारगेट सिस्टम को नहीं छोड़ा। लेकिन जब आदेश हुआ होगा कि आप इन 9 जगहों पर टेरर कैंप्स पर प्रहार कीजिए, तो ये तो मान के चला जा रहा होगा ना कि पाकिस्तान पलट के आएगा। जी बिल्कुल। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ऐसे वो इस हालत में भी पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस पर हमला नहीं किया जा सकता था। देखिए, जब वो वापस रिटर्न पे आया तो ड्रोन्स के साथ आया ना, लेकिन जब वो मिशन हम फ्लाई कर रहे थे वो उस टाइम पे अटैक हुआ है, और उस मिशन फ्लाई करते टाइम पे पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था। पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट का ये मतलब नहीं है कि कोई गलत चीज थी। पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट का ये मतलब था हमारा टारगेट मिलिट्री टारगेट नहीं है, सिविलियन टारगेट नहीं है। और ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड इसलिए करने के लिए क्योंकि नॉन एस्केलेटरी हमारी पॉलिसी थी और ग्रेजुएटेड पॉलिसी थी कि अगर पाकिस्तान हमारे मिलिट्री टारगेट्स पे हिट करेगा तभी हम हिट करेंगे। हम सीधे जंग नहीं करना चाह रहे थे पाकिस्तान के साथ। नहीं, अब ये कंट्रोवर्सी खत्म कैसे होगी सर, आप ही बताएं। मतलब ये तो अब सीडीएस साहब के बाद अब एक और बयान आया है। नहीं, देखिए, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट का एक तो मतलब समझना चाहिए हमें। पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट का मतलब, जैसे बहल साहब ने बहुत ठीक से समझाया, हिंदुस्तान में पाकिस्तान जैसा मसला नहीं है ना। पाकिस्तान में तो सेना जो मर्जी है वो करे। यहाँ जो सेना है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में है। पॉलिटिकल लीडरशिप मतलब जो हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति है, वो फैसला करते हैं। तो ये उन्हें देखना है कि देश के हित के लिए क्या है। सेना जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है कि उसे एग्जीक्यूशन करना है कि सरकार ने क्या कहा है, उसके फायदे नुकसान वो भी उन्हें ही झेलने पड़ेंगे। मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाऊं कि 99 को याद कीजिए, एयर कमांडर सबको याद होगा कि कारगिल में भारतीय वायुसेना काफ़ी दिन से सरकार पर दबाव बना रही थी कि हम इस पर अटैक करें। हो सकता है उसमें कुछ करेक्शन हो सकता, लेकिन प्रधानमंत्री जो उस समय थे वाजपेयी जी, उन्होंने उस पर थोड़ा सा रुके हुए थे और उन्होंने फाइनल जब ऑर्डर दिया तब भी कहा कि हमें एलओसी क्रॉस नहीं करनी है, और उसके रहते हुए उसी में हमने उसको जीत को हासिल किया। तो सेना
समझा सकती, कन्विंस कर सकती है सरकार को कि भाई हमें इसकी जरूरत है कि नहीं है, लेकिन फाइनल ऑर्डर तो सरकार का हो, और वो कोई भी सरकार हो। इसमें जो डिबेट है कांग्रेस की तरफ से, ये डिबेट दूसरी है। वो डिबेट वो ये कह रहे हैं कि आप दुनिया भर को तो ये बात बता रहे हो, हमें नहीं बता रहे। हमें मतलब जो देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन है, जो पार्लियामेंट का जो सेशन बुलाने की बात थी, स्पेशल सेशन बुलाने की बात थी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात थी, उसमें क्यों नहीं बता रहे? मतलब ये सब जानकारी दुनिया भर को आप बता रहे हैं, कैप्टन शिवकुमार बता रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि क्या हुआ, सरकार ने किससे आदेश किया? सरकार ही तो आदेश करेगी ना, समझे? सरकार, और सरकार आदेश का मतलब ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री के नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो जो हमारे सीडीएस हैं, जो आर्मी के चीफ्स हैं, उनके साथ डिसाइड करके क्या बेस्ट कंट्री के लिए हो सकता है वो करना होता है, और सेना को आदेश होता है कि जो कहा गया है उसको कैसे हम अचीव करें। तो कांग्रेस का एक, आप मानते हैं कांग्रेस इसमें गलत नहीं है? गलत नहीं है, नहीं, उनका कहना कि भाई आप हमें देश को विश्वास में देश को विश्वास में लेना त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, देश को विश्वास लेना ये तो किसी भी सरकार की हर तरह की जिम्मेदारी है। आप कहें राजनीतिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी बात जिस लोकतंत्र की बात हम, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ दो चीजें हैं। जब हम कहते हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाना है, उसके बीच में जो बयानबाजी जिस तरह की होती है, नेता प्रतिपक्ष ये यहां नहीं जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष क्या सवाल कर रहे हैं? हमारे कितने जहाज गिर गए, राफेल कितने गिर गए। मैं भी ये मानता हूं कि बिल्कुल सर्वदलीय बैठक होनी ही चाहिए थी, लेकिन शायद ये जो विपक्ष और सरकार के बीच में संवाद की एक जो कमी है, और उसका दूसरा क्या निकाला सरकार ने, जो आज तक कभी नहीं हुआ कि विपक्षी सांसदों का ही प्रतिनिधिमंडल विदेश में भेजा। तो एक तरह से कहें, ऐसा नहीं कि सरकार विपक्ष से बात नहीं कर रही, हाँ, लेकिन यह जरूर है कि सर्वदलीय बैठक बिल्कुल होनी चाहिए थी। और मेरा यह मानना है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी रहना चाहिए था। अब चूंकि वो मॉनसून सेशन अनाउंस हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बीच में कोई और गुंजाइश है। सरकार का भी बहुत स्पष्ट रुख है, और विपक्ष भी शायद यही चाहता है कि वो ऐसा दिखाए कि देखिए हमें नहीं बता रहे हैं। लेकिन सच ये है कि बहुत ही गैर जिम्मेदार सवाल लगातार पूछे गए। बताना, विश्वास में लेना अलग चीज है। जब आपको डिफेंस फॉरेन सेक्रेटरी, वो खुद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, जिसके शशि थरूर चेयरमैन थे, उसको सब कुछ बताते, उसके बाद भी कहना कि हमें कुछ नहीं बताया गया। दो सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद भी कहना कि हमें कुछ नहीं बताया गया, तो ये थोड़ा सा डाइवर्ट करने की भी कोशिश है। समीर जी, मैं इसी से जुड़ी अगली खबर है, आप इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं आपको जरा पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो भी बता देता हूं। पाकिस्तान कंगाल है, इसमें किसी को शक नहीं, और वो कभी वर्ल्ड बैंक, कभी IMF या और अपने अपने साथी मित्र देशों की जो डोल्स होती हैं, उनकी तरफ से जो ग्रांट्स दी जाती हैं, उधार दिए जाते हैं, उन पर जी रहा है। और अब उसके दोस्त चीन ने भी एक बार ऐसी मेहरबानी फिर दिखा दी है। पाकिस्तान ने कटोरा लेकर चीन से फिर भीख मांगी, और चीन ने पाकिस्तान को इसके बदले $3.4 अरब का कर्ज का रोल ओवर दे दिया, ताकि पाकिस्तान को कंगाली से थोड़ी देर के लिए बचा लिया जाए। चीन की मदद के बाद पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो अब $14 अरब पर पहुंच गया है। $14 बिलियन से कम विदेशी मुद्रा भंडार होने पर पाकिस्तान को IMF की तरफ से जो कर्ज अनाउंस किया गया है वो नहीं मिलता। ये शर्त थी कि 30 जून तक आपके फॉरेन रिजर्व्स $14 बिलियन होने चाहिए, और इसके लिए पाकिस्तान गया गिड़गिड़ाता वो चाइना के पास, मेरे पास तो पैसे नहीं है और मुझे कोई दे नहीं रहा, अब मैं ये जो गैप है इसको कैसे पूरा करूं। तो चीन ने दो काम किए। चाइना ने पाकिस्तान को कुछ पहले से उधार दे रखा था, जो उसकी लौटाने की तिथि नजदीक आ रही थी। चाइना ने कहा कि अच्छा ये तुम मुझे बाद में लौटा देना, तो इसी को रोल ओवर कह रहे हैं कि वो लोन रोल ओवर कर दिया गया, तो मुझे बाद में दे देना। कुछ $2 बिलियन, $2 अरब के करीब पाकिस्तान ने अभी 2 महीने पहले चीन को लौटाए थे। चाइना ने वो भी उसको उधार के तौर पर दोबारा लौटा दिए। तो इस तरीके से चाइना ने IMF की शर्तों के उल्लंघन से पाकिस्तान को बचा लिया। अब IMF ने भी कई $बिलियन की सहायता का ऐलान कर रखा है, लेकिन उसमें रोक लग जाती है अगर ये कंडीशन मीट नहीं की जाती। तो अब शहबाज शरीफ वैसे चलते बड़ा सीना चौड़ा करके हैं, लेकिन बातों में कह देते हैं कि हम जहां जाते हैं लोग सोचते हैं कि ये फिर कुछ मांगने आया है। अब वही हुआ उनके साथ, बड़ा भीख मांगा है। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो अगर देखा जाए तो दोनों देश जुड़े हुए। एक समय अमेरिका पाकिस्तान को भर के सपोर्ट करता रहा, जब भारत पे इतने आतंकवादी हमले होते रहे, गतिविधियां होती रही, उसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को तमाम तरह की आर्थिक मदद करता रहा, सैन्य मदद करता रहा,
और चीन तो करेगा ही पाकिस्तान को पूरी मदद, क्योंकि चीन जानता है कि भाई पाकिस्तान रहेगा तो भारत को अस्थिर करने के लिए जितने संभव होंगे वो चीन पाकिस्तान के माध्यम से करेगा। चीन उन्हें हथियार दे रहा है, चीन उन्हें टेक्नोलॉजी दे रहा है, चीन उन्हें पैसा दे रहा है, चीन उन्हें भारत के अंदर की जो इनपुट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि आप लड़ो, हम पीछे से आपको साधन संसाधन और सुविधाएं मुहैया कराते रहेंगे, आप भारत को किसी भी स्थिति में आर्थिक रूप से मजबूत मत बनने दो और भारत को इतना लड़ते रहो भारत से कि भारत चाइना के बराबर ना आ सके। चीन की ये चाल है और दुनिया इस बात को जानती है और मुझे लगता है कि अब भारत को भी ये कहना चाहिए। अभी आप देखिए रक्षा मंत्री अभी गए थे एससीओ के बैठक में, चीन गए थे, वहां पर चीन पहलगाम का जो मामला था उसको लिया नहीं, राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तो चीन तो खुल के सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को हर मामले में, दुनिया भी जानती है, अमेरिका भी इसको पूरा खुल के सपोर्ट कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि भारत को भी ये कहना चाहिए चीन से और पाकिस्तान से, खासतौर से चीन से, कि अगर आप इस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि टेरर और ट्रेड साथ साथ नहीं चल सकते, तो आपके साथ हमारा ट्रेड नहीं चलेगा। अगर आप टेरर के लिए पाकिस्तान की मदद करोगे तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये चाइना के साथ करना है इतना नहीं, लेकिन आपको कहना पड़ेगा ना कि आप उसके साथ व्यापार करते रहो और वो आपके खिलाफ दूसरे देश को मदद करता रहे और वो आपके देश में आतंकी हमला करते रहे। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी आज स्टेज में है कि चीन के आंखों में आंखें डाल के कहने की ताकत है उनकी। कई मौके पर प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं और मुझे लग रहा है कि बातचीत चल रही होगी। केंद्र सरकार ने अपनी बात जरूर चीन के पास ये बात पहुंचाई। इसी में वो आसिम मुनीर की तस्वीर चली तो मैं उससे भी जुड़ा एक अपडेट आपको दे देता हूं। एक वो तस्वीर चला दीजिएगा, टैंक पर चढ़ करके सारे लोग बात करने गए थे एक बार, एक तो तस्वीर बड़ी मजेदार है वो। तो वो हुआ ये कि जी ये तस्वीर, अच्छा, इस पर पाकिस्तानी लोगों ने पूछा था भाई जंग में टैंक तो चले नहीं, तुम टैंक पे क्यों चढ़ गए थे जाकर के। आसिम मुनीर लेकिन अब आतंकवादियों के समर्थन में कैसे खुलकर आ गया है। हमने कल एक स्टेटमेंट दिखाया था जिसमें इसने फिर कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले लोगों का समर्थन करने की बात कही थी। अब एक खबर ये आई है कि जितने आतंकवादी ठिकानों पर भारत ने हमले किए उन सब का रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है और उन सब के रिकंस्ट्रक्शन की सारी डेडलाइन, टाइमलाइन, उसकी फाइनेंसिंग आसिम मुनीर खुद कर रहा है। और आसिम मुनीर ने नजर रखी हुई है और लक्ष्य दे रखा है कि ये सारे के सारे जो भी ध्वस्त हुए, चाहे वो मुरीद के का, लश्कर तैयबा का या बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर हो, ये इतनी डेट तक बन जाने चाहिए और मुझे रिपोर्ट चाहिए इसके बारे में। यहां तक भी कहा जा रहा है कि मदरसे पाकिस्तान में 1 जुलाई को खुल जाते हैं, वैसे 20 जून को खुल जाते हैं, लेकिन ये क्योंकि ये इनके हेडक्वार्टर बर्बाद हो गए थे और वहाँ मदरसे नहीं चल पा रहे थे, तो आसिम मुनीर ने फिर 1 जुलाई की डेडलाइन दी और कहा कि 1 जुलाई तक ये सारी की सारी बिल्डिंग्स जो हैं, इमारतें, ये दोबारा ऑपरेशनल हो जानी चाहिए, जो भारत की मिसाइलों और बम से तहस नहस हो गई थी। तो वो खुलकर अब हिमायत में आ गया। और एक बयान बैल साहब उसने कल ये भी कहा है कि हम तो आतंकवाद पर रोक लगा ही रहे थे, भारत ने तनाव पैदा करने के लिए हमला कर दिया हम पर। बेचारे बहुत ही मुश्किल से उन्होंने पहलगाम अटैक को क्लियर किया था, 2 नेशन थ्योरी कह के और साथ में जुगुलर वेन की बातें करके हिंदू मुस्लिम्स के बारे में बड़ा मुश्किल से शायद उन्होंने वो क्लियर किया था। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी सारी अहम चीज़ें सौरव जी, और खासकर आपका एक प्रोग्राम आया था जब हमने उसमें डिस्कस किया था कि 44% लोग पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी लेवल से नीचे हैं, यानी कि उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं, और जो जूझ रहा है पानी की किल्लत से। और लोग वहां पे कौन सी जगहों पे, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनवा है, पीओके है, सिंध है, सिंध के अंदर जो उनका कमर्शियल कैपिटल है उसके साथ भी वही हाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हम ये देखते हैं कि जब वो अपना डिफेंस बजट को 20% बढ़ा देता है, $9 बिलियन कर देता है, वो खरीदता है J-35 5th जनरेशन, जो इतने महंगे जहाज है, चाहे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, पर डिस्काउंट क्या 90% है, डिस्काउंट अगर वो 50% भी दे तो भी कितना महंगा होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना महंगा होगा अपने देश के अंदर। जब वो बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स खरीद रहा है, ड्रोन जो कि बहुत एडवांस खरीद रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है? तो मैं ये कह रहा हूं कि जब उसको लोन लेना है, अभी आप कह रहे हैं चीन से लोन ले रहा है, $29 बिलियन उसका ऑलरेडी चीन के साथ है। मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकन स्टडी कह रही है, $32 बिलियन इसके बाद हो जाएगा लोन
उन जो डेट है उसका, जो उसे वापस करना है, और ये ज्यादातर सीपेक के थ्रू है। $32 बिलियन का मतलब है वो डेट ट्रैप में फंस चुका है। उसने तो अपना ग्वादर पोर्ट और ग्वादर एयरपोर्ट भी दे दिया, पर वो वर्ल्ड के एम्प्टीएस्ट पोर्ट और एयरपोर्ट है। वो सब कुछ करने के बाद भी अब वो रिसोर्सेज देख रहा है बलूचिस्तान की, ताकि उसको भी बेच सके और वो जनरल्स की जेब में जाए, लेकिन पाकिस्तान की जनता की जेब में ना जाए, उनका कोई भला ना हो। आखिरी चीज जो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि ये जितनी भी बातें करते हैं आसिफ मुनीर, इनका नैरेटिव है, इनका वजूद जो है वो इस वजह से है पाकिस्तान आर्मी का कि भारत एक थ्रेट है। कन्वेंशनली तो हमको वो बीट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? वो इस्तेमाल करते हैं टेरर एलिमेंट्स का, और भारत को ब्लीड थ्रू 1000 कट्स, जो उनकी फिलॉसफी भुट्टो के टाइम से, जनरल जिया के टाइम से चल रही है, उसको फॉलो करते हैं। और ये रीजन है उनका कि चाहे वो लोन ले, भीख लें, कुछ भी लें, जनरल रिच हो रहे हैं और देश पुअर हो रहा है। अच्छा, आप जरा दूसरी जंग की बात कर लेते हैं, ईरान और इजराइल के बीच। भले अब सीज फायर हो गया है, लेकिन तनाव तो अब भी बरकरार है। अच्छा, अब झगड़ा नेतन्याहू और खामेनेई के बीच था अभी तक, लेकिन अब इसमें ईरान के एक बड़े शिया धर्मगुरु की एंट्री हुई है। ये भी आयतुल्लाह कहलाते हैं। इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक फतवा जारी किया है, और दोनों को अल्लाह का दुश्मन कहा गया है। ये ग्रैंड आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी हैं। इन्होंने ये फरमान जारी करते हुए दुनिया भर के सारे मुसलमानों को एकजुट होने को कहा है। उन्हें ईरान के खिलाफ एक्शन लेने वाले अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के लिए कहा है। मकारिम शिराजी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो हमारे नेताओं को धमकी देगा, वो वॉरलॉर्ड या मोहरेब माना जाता है। मोहरेब वो व्यक्ति होता है जो ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, और ईरान के कानून के मुताबिक ऐसे व्यक्ति की सजा होती है सजाए मौत। उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है। आपको बता दें कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ इजराइल ने 13 जून को एयर स्ट्राइक की थी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए थे, और जवाब में ईरान ने भी खूब मिसाइलें दागी थी। और टेंशन अब और ज्यादा बढ़ गई जब अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो परमाणु प्लांट पर फिर बम गिराए। हालांकि इसके बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। अब लेकिन इस फतवे का मतलब क्या है? फतवा, आपको सलमान रश्दी याद होंगे। सलमान रश्दी भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक, जिन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब पर बहुत विवाद हुआ। उसको माना गया कि ये इस्लाम को बैड लाइट में दिखाती है। ईरान के आयतुल्लाह ने सलमान रश्दी पर फतवा जारी किया। कई हमले हुए सलमान रश्दी के ऊपर, और एक वक्त लगने लगा कि अब ये पुरानी बात हो गई। सलमान रश्दी भी खुले में घूमते थे, जगह जगह जाते थे, अलग अलग देशों में जाते थे। ये न्यूयॉर्क में, शायद अमेरिका में किसी देश में, एक प्रोग्राम में स्टेज पर बैठे थे, और तभी भीड़ में से, ऑडियंस में से एक व्यक्ति कूद करके स्टेज के ऊपर चढ़ता है और उनके ऊपर चाकू से वार करता है, जिसमें उनकी एक आंख चली गई। जानलेवा हमला किया गया। ये मैं आपको कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि ये फतवा इतना मासूम फतवा नहीं है। इस फतवे का सीधा मतलब है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों को उन पर हमला करने के लिए, या उनको जायज़, उनकी जान लेने को एक जायज़ कदम ठहरा दिया गया है। इसका असर दुनिया भर में क्या होने जा रहा है, इस पर हमको बात करनी होगी। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि इस्लाम को लेकर और मुसलमानों को लेकर जो बड़े सवाल खड़े होते हैं, उसमें एक सवाल ये भी है। पहला तो यही है कि दुनिया को आप, जो इस्लाम नहीं मानता उसको आप काफिर मानते हो, यानी उसको धरती पर रहने का हक नहीं। और अक्सर ये कहा जाता है, कई लोग डिबेट में आकर कहते हैं, लेकिन उसका कोई सही जवाब नहीं दे पाते। भारत में तो बाकायदा इसकी मांग हो रही है कि ये शब्द पूरी तरह से इसको असंवैधानिक घोषित किया जाए, यानी कोई अगर ऐसी बात करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। ये तो पहली बात हुई। दूसरा क्या है, जब आप ये फतवा जारी कर रहे हैं तो दुनिया के हर हिस्से में बैठे हुए मुसलमान को आप एक तरह से हिंसा के लिए, हत्या के लिए, किसी को मारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब वो कितनी बड़ी संख्या है जिसको आप प्रेरित कर रहे हैं, उसका अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया के 53-54 तो इस्लामिक देश हैं। भारत दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, पाकिस्तान इस तरह, यानी इतनी बड़ी आबादी को आप एक तरह से वायलेंस में झोंक रहे हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान में देने की है कि ये डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो पहले से ही
इस तरह के खतरे, इस तरह की धमकियां, इस तरह की जानलेवा हमले की चीजों से उनको बहुत लेकिन अच्छे से मैं तो इस पता है, वो कॉन्फ्लिक्ट के threat को चश्मे में ही देखता हूं। हाँ, लेकिन ये है कि ये खतरनाक है कि आप इतने लोगों को, उन सबको आप वायलेंस के लिए, हिंसा के लिए वो तैयार कर रहे देखिए, हैं। अभी तक स्टैंड जो डोनाल्ड ट्रंप का, वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने इनको एक बहुत बुरी मौत से बचा लिया आयतुल्लाह को, और सही बात है, आयतुल्लाह पर सीधा जानलेवा हमला नहीं किया गया इस लड़ाई के दौरान। अब ईरान से फतवा निकल रहा है ट्रंप के खिलाफ। अब ट्रंप तो ट्रंप है, फिर कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, आपने उदाहरण बहुत अच्छा दिया था सलमान रश्दी साहब का, जो सैटेनिक वर्सेस को लेकर जो सारी बात हुई। हालांकि अभी तो उसका पब्लिकेशन दोबारा से फिर हो रहा है, और उन पर हमला भी हुआ, उनकी आंख का बड़ा नुकसान हुआ था। अभी बहुत ताज़ा ही बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, और वो इतने लंबे समय बाद हुआ। तो इसका मतलब कि वो लंबे समय तक भी उसका असर दिमागी तौर पर उनके जो मानने वाले लोग हैं उस पर रहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू सलमान रश्दी नहीं, बिल्कुल एक तो बड़ी ताकत वो है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि उन पर हमला होगा कि नहीं होगा, मुद्दा है कि ये जो फरमान जारी करना, ये फतवा जारी करना, एक वायलेंस के लिए आप लोगों को प्रवोक करना, वो खतरनाक मुद्दा है। और उस मुद्दे पर उससे एक रिलीजन जो है उस पर लोगों को मन में सवाल खड़े होते हैं। ये बड़ा मुद्दा है। मतलब बेंजामिन नेतन्याहू पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो इशू नहीं है कि आप उन पर जाकर हमला कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आज खानी कुर्सी में इतना ही। बहुत शुक्रिया करेंगे बहल साहब आपका, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आपका आज प्रोग्राम में आए आप। कल पे मुलाकात होगी आपसे।